तेरी बात बात है दिल नशी है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं हंसी है। कली कली में जो मस्तियाँ तेरी आँख का ये खुमार गई, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों ना हो तेरी जुस्तजू में करार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। ओके, थैंक यू। आपका धन्यवाद। पहले और अब की बात करें तो पहले इस शिक्षण संस्थान और अब के शिक्षण संस्थान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम यही इसी कॉलेज की बात करते हैं तो सर आप हमें ये बताइए यहाँ पहले कितने विद्यार्थी थे और अब कितने विद्यार्थी हैं? देखो, ये विद्यार्थी, एक तो ये बात होती है कि फैकल्टीज बढ़ाई जाती हैं। पहले सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स थी, हाँ जी, बीकॉम तक जैसी, लेकिन हम करते करते बीसीए ले ली, बीबीए ले ली बीकॉम के अलावा, और उसके बाद जो है समझो 5-6 एमए कोर्सेज ले लिए, एमकॉम ले लिया, और फिर अब एमएससी 4 ले ली। तो चूँकि कोर्सेज बढ़ गए तो विद्यार्थी भी बढ़ गए, तो वो तादाद तो आप उसमें डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब ये कॉलेज 3500 से ऊपर जाता है स्ट्रेंथ में। तो मतलब ये दिन ब दिन तरक्की वाली बात है। इस टाइम अगर हम कहें कि 3500 से ऊपर विद्यार्थी इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अपने कार्यकाल में आपने बहुत कार्य किए, आपके मन में कुछ ऐसे भी हैं कि जो आप करना चाहते हैं और वो नहीं हुए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि मैं पार्ट एंड पार्सल मैनेजमेंट का भी हूँ और कॉलेज प्रिंसिपल का भी। तो जो कुछ हो रहा है वो अभी भी मेरे प्रोजेक्ट उनका मन बनाने से तभी आगे शुरू हुए हैं। क्योंकि जब ही मुझे पता लगा कि एमसीए जो है पहले साल में 60 का यूनिट है और बच्चे 20 आए हैं और दूसरे साल 15 आए हैं, तो मैंने ये समझा कि ये ही आप 3-3 साल भुगता दें और आगे दाखिला शुरू ना करें। और 2006 में जाकर यही कहा कि कोई बड़ा प्लान ले लें जो कई साल चल सके। तो वो हमने जो है अपना पॉलिटेक्निक लिया। उसमें हमारी 5 किस्म की इंजीनियरिंग थी। तो जब मुझे पता लगा कि ये अब 16-17 में चलकर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोर्सेज भी फेल हो रहे हैं और वही हाल आगे डिग्री का है, चूँकि यहीं से बच्चे आगे जाते हैं। तो ये जब कम हो रहा है तो इस कोर्स को भी हमें ख़त्म करना चाहिए, कोई और कोर्स तलाश करना चाहिए। तो अब नए कोर्स में मैं आपको बताऊं कि बीए बीएड हमारे 2 कॉलेज अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन एनसीटी वो होता है नेशनल टीचर एजुकेशन, तो वो परमिशन देते हैं जहाँ तक बीएड या ऊपर कोई मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं।
तो हमने अब वो 4 साल की बीएड का कोर्स हमें अलॉट हो गया है। उसका मतलब ये है कि +2 से वो बीए बीएड या बीएससी बीएड इकट्ठा कोर्स करेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे है। तो ये तो सर ये बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं जैसे कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन आपको 50 साल हो गए यहाँ पर इस शिक्षण संस्थान में कार्य करते हुए। आप ये बताइए कि आप जो पहले विद्यार्थी थे वो अपने गुरुजन का ज़्यादा सम्मान करते थे या आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा सम्मान करते हैं? आप इन दोनों में, दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से शुरू करता हूँ। मैं भी आखिर स्टूडेंट रहा और मेरे भी टीचर रहे। तो उस वक्त तक तो 1954 जब तक मैंने की है, ये पोजीशन थी जैसे मुझे ही ले लो, मेरे पास सब्जेक्ट थे पर्शियन पॉलिटिकल साइंस, 2 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने जब 2 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जिनको ए कोर्स और बी कोर्स 2 सब्जेक्ट मिल जाते थे, मैंने उनको compete करते हुए खुद को टॉप किया। तो ये वजह यही है कि इन सब्जेक्ट्स में भी मैंने उतने नंबर ले लिए जो मैथमेटिक्स वालों ने लेने थे। जैसे पर्शियन में मैंने 110 नंबर लिए 150 में से, पॉलिटिकल साइंस में 96 लिए 150 में से। सर आप इस पोस्ट पे हैं तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छे नंबर लेके आप शिक्षा के प्रति स्टार्टिंग से ही जागरूक होगे, तो तभी आप इस पोस्ट पे हैं और इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं। सर आप हमें ये बताइए कि पहले वाले विद्यार्थी ज़्यादा गुरुजन का सम्मान करते थे या अब वाले विद्यार्थी? मैं उनको ही गिनता हूँ जो पहले मैं भी था या पुराने भी थे। जैसे मेरा ही हाल था कि मैं जब पर्शियन में, हालांकि मेरे नंबर आए थे, मेरा मास्टर लेकिन टीचर 10वीं वाला जिंदा वहीं भिवानी मौजूद था। मैंने उनको जाकर मत्था टेका था क्योंकि ये उनके ही बदौलत था कि रूट जो है सब्जेक्ट का आखिर वहीं से हुआ है। तो ये मैंने देखा है जी कि ये बात, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 80 तक तो शायद ठीक रही, लेकिन इसके बाद बच्चे या टीचर दोनों में फ़र्क आ गया। क्योंकि है सम्मान टीचर का देना बच्चों का, लेकिन टीचर भी उनको कितना प्यार देते हैं ये भी फ़र्क पड़ता है। तो टीचर टाट में अब रिलेशन सिर्फ पढ़ाने का रह गया है, जहाँ पहले पूरा आप समझें गुरु को वो पिता समझ के या बड़ा भाई समझ के पढ़ते थे। तो वो बात वो जो इसमें रह गई, वो फिर रिश्ता ना बनने से तो सिर्फ उतना ही रिश्ता रहा कि जितने तक वो पढ़ रहे हैं वो उनका सत्कार उतने तक तो है, लेकिन उसके बाद नहीं। बिल्कुल, उसके बाद में वो सत्कार, वो गुरुजन का सम्मान नहीं रहता है। सर मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि पाकिस्तान में जब किसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गुरुजन के पास जाते थे, वो अपनी पगड़ी उतार के उनके पैरों में रखते थे। और क्या ये बात सच है? क्योंकि आप पाकिस्तान के हैं तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए। ये बात बिल्कुल सच है, बल्कि ये बात और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि हमें ये बिल्कुल बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती थी कि अगर वो टीचर के घर जाते थे तो कुछ उनको घर का काम भी करते थे खुशी से, ताकि उनका रिश्ता जो है टीचर और टाट का बहुत अच्छा रहे। तो ऐसा वक्त था उस वक्त के और बाद, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी कि उनके घर का काम कर रहे हैं। भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो कहते थे कि रिश्ता ठीक बनना चाहिए। तो अब हमें ये है, लेकिन आजकल के समय में हम देखते हैं कि अगर कोई अध्यापक बच्चे को पीट देता है तो वो खबरों की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन मैं ये वस्फ एक क्वालिटी बताता हूँ कि जो प्रिंसिपल हमारे 17 से आए हैं कि उनका ये अब हो गया है कि आखिर 3500 बच्चे, कोई 2 या 4 टीचर संभालने वाली बात नहीं है, सबको संभालने वाली बात है। इन्होंने ग्रुप बनाकर
100 बच्चों के ग्रुप बनाकर हर एक टीचर के हवाले बच्चे कर दिए हैं सारे, ताकि वो इनकी हर समस्या को, चाहे घरेलू समस्या भी हो, वो उन तक रखे। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो रिश्ता फिर आने वाला है जो मैं पहले सोचा हूँ कि लोग किया करते थे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गए पढ़ाने वाले या और, लेकिन जब से ये मॉनिटरिंग हुई है कि वे हर टीचर के हवाले जब 100 बच्चा कर दिया है, तो वो समझो वही रिश्ता कायम हो जाएगा। और मेरे पूरा ध्यान है कि ये वही रिश्ता जो गुरु, जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला जो शिक्षकों और जो गुरुजनों का रिश्ता था वो पहले जो वो फिर से आने वाला है। फिर से आने वाला है, क्योंकि अब मॉनिटरिंग जो सिस्टम शुरू किया है। लेकिन सर आप ये बताइए कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो सर इसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिक्षक का असली कसूर नहीं है, कसूर है अनएम्प्लॉयमेंट का। शिक्षित होकर नौकरी ना मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो टीचर्स का ठीक है मान सम्मान करना, लेकिन वो इतने समझो दुखी हो चुके हैं जीवन से कि टीचर्स के लिए हालांकि बीएड क्वालिफिकेशन काफ़ी होनी चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने एचटेट भी रखा, एचटेट के बाद भी वो खाली बैठे हैं। एचटेट की मियाद है कि 5 साल ख़त्म हो गए हैं तो 5 साल और फिर इम्तिहान देना पड़ेगा। ऐसे बच्चे भी हैं जो दोबारा भी दे के बैठे हैं। तो असली जो फ़र्क रहा वो रिश्ते में डालने का वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बच्चों को ऊपर उठने नहीं दे रही और उनका ध्यान फिर इन बातों में कम जाता है जो होना चाहिए। शिक्षित से, अपने शिक्षा देने वालों से वो पूरा रखें, उनकी तवज्जो अपनी वो नौकरी में चली जाती है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हो गई है। और ख़ास करके अब जो ये कोविड-19 आया, इसमें तो बड़ा ही काम ख़राब है कि जो लगे हुए भी थे उनकी नौकरी चली गई। तो हम प्रार्थना यही करते हैं कि अगर ये इन बातों से फारिग हो जाएं और हमारा ये मॉनिटरिंग सिस्टम अगर जैसे जारी किया है चलता रहे, तो रिश्ता पढ़ाने वाले का पढ़ने वाले से फिर वही आ जाएगा। सर जैसा आप ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो आप इसके द्वारा, हमारे इंटरव्यू के द्वारा, जनादेश टाइम टीवी के द्वारा कुछ सरकार को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि इनको अगर सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो कोई ना कोई और विकल्प होना चाहिए जिसमें कि उनको कोई ना कोई अर्निंग के लिए जॉब मिले। तो ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं। अदारे हैं इतने खुले हुए, उन सब में समझो भेजा जा सकता है, हैं। तो ये जब तक ये रोज़गार ठीक नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे भी कंट्री की बुरी बद से बदतर हो जा रही है। हाँ, तो इसको अच्छा करने के लिए मैं यही समझता हूँ कि कुदरत अब हमें ये साथ देगी कि जो कोविड है इसकी बीमारियों से भी परमात्मा हमें फारिग कर देगा और ये जो है नौकरियां भी इन लोगों को मिल जाएंगी। तो फिर वही रिश्ते टीचर और टाट के दोबारा आ जाएंगे और इसी में ही ज़िंदगी है। क्योंकि टीचर्स डे मनाया ज़रूर जाता है 5 सितंबर को, लेकिन वो मज़ा नहीं आता
वो मज़ा नहीं आता। शायद से इसकी वजह भी यही है, अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारी इस इंटरव्यू के माध्यम से सरकार से भी गुजारिश है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनका ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकालें। और सर आप हमें ये बताइए कि गुरुद्वारे में आप काफ़ी समय से आपने उसमें कार्य किया है, तो आप रहे हैं गुरुद्वारे में, और इसके बारे में बताइए। देखो, वैसे तो देखो, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने मज़हब का कभी फ़र्क नहीं रखा। मैं चर्च में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाकर देखा है, लेकिन ये साबित हो गया है कोविड के दौरान भी कि जो सेवा गुरुओं ने लंगर की है, ये हमारे जब शुरू से गुरु का दिया हुआ चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं आई कि हमने तो लंगर देना ही देना था। लेकिन इन कोविड वालों को ज़्यादा मदद लंगर, गुरुद्वारे के लंगर से ही मिल गई बाकियों की निस्बत। बाकी NGOs ने भी काम किया है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं था कि लंगर हमारे तो चलता ही चलता था। किसी गुरुद्वारे को ले लेना ना, सिर्फ आप बड़े गुरुद्वारे हरमंदिर साहब, अमृतसर को ना देखें, जहाँ भी अगर छोटा सा भी गुरुद्वारा है तो वो लंगर ज़रूर होता है। तो ये लंगर काफ़ी गरीबी लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। और देखो, कितना ही चाहे हो जाए, लेकिन कुछ आखिर धनवान और ना धन वाले लोग रहेंगे, और ना धन वाले की धन वाले लोग कम मदद करते हैं। ये संस्थाएं जो हैं, और जिसमें पहला नंबर मैं अपने गुरुद्वारा को ही देता हूँ कि ये पूरी मदद करते हैं, लंगर के लिहाज से भी, और बाकी अगर उनकी मदद चाहिए पढ़ाई में और में, तो मैंने उसमें भी मदद करते हैं। ठीक है सर, आप हमें ये बताइए कि जो युवा पीढ़ी है आजकल, वो गुरुद्वारे में तो माथा टेकने के लिए चली जाती हैं, लेकिन अगर हम मंदिरों को में देखें तो वहाँ पर उनकी श्रद्धा कम दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? हाँ, इसका कारण तो बुनियादी हम खुद सिख परिवार ही हैं, क्योंकि जहाँ हमारे संस्कारों में मस्जिद, चर्च या और में कोई फ़र्क नहीं था, तो अब ये माँ बाप ने कोई शिक्षा थोड़ा देनी चाहिए जिसमें कि कोई मज़हब का फ़र्क ना रहे। और फिर गवर्नमेंट भी इसमें दोषी है, क्योंकि चाहे इंसाफ की बात है कि अब चाहे तीसरे इलेक्शन से बाकायदा मोदी जी चल रहे हैं, लेकिन ये एलानिया और दुनिया के सामने बात है कि हिंदुइज़्म को लाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि चाहे उनसे नफ़रत करें या ना करें, लेकिन दूसरे मज़हब पीछे तो रह गए। मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, ये पीछे तो रह गए, क्योंकि बेशक मंदिर बने और बने तो कुछ ना विश्वास रखना ये भी उसमें कारण है। जहाँ मैं कहता हूँ कि माँ बाप मतलब उनको सीख ठीक नहीं दे रहे, गवर्नमेंट भी ये सीख नहीं दे रही। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। और बड़ा रोल है, जो ये फ़र्क डाल रहे हैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में। सर आप हमें ये बताइए कि जो राजनीति में लोकतंत्र का विशेष आधार है, लोकतंत्र विशेष आधार है, और इसमें इसकी दिशा और जो दशा है, क्या वो सही है? देखो, हिंदुस्तान में अब डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी बल्कि वहाँ अच्छी है जहाँ अपोजिशन भी स्ट्रांग हो। मज़ा तब है, मतलब हम आप कुछ बना रहे हैं तो बाकायदा डिस्कस करें, जो वीक पॉइंट हैं वो तो सिर्फ अपोजिशन से आएंगे। यहाँ अपोजिशन किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं, बल्कि सब पार्टियों को मिलाकर भी कुछ नहीं बन रहा। तो उसका मतलब ये है, कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन चल रही है वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो हम ये कह सकते हैं कि एक की डिक्टेटरशिप ना सी 2-3 आदमियों की डिक्टेटरशिप ही है।
तो डेमोक्रेसी लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए इस गवर्नमेंट को खुद मिलकर कि एक अच्छी अपोजिशन तैयार करें, क्योंकि जैसे अमेरिका में या और में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक 2-3 पार्टियाँ ही रह गई हैं, यहाँ 35-36 पार्टियाँ हैं, लेकिन हर एक अपोजिशन के पास अब मेजॉरिटी कोई पार्टी है ही नहीं, सभी पीछे रह गए हैं और सब मिलकर भी कोशिश कर रहे हैं तो भी अपोजिशन नहीं बन रही है। लेकिन डेमोक्रेसी विदाउट अपोजिशन इज नो डेमोक्रेसी, ये पक्का। तो डेमोक्रेसी ही चलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का अगर हम राज कहते हैं, या जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है कि भाई सबको आज़ादी है बोलने की, नौकरी की और की, तो वो तभी हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट से अपोजिशन को साथ मिलाकर जो बिल पास होगा वो हमेशा कामयाब होगा। वरना जैसे कि अब कृषि, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओपोजिशन पार्टी है वो साथ रहनी चाहिए, उनको साथ लेके ही कोई बिल पास करना चाहिए। कि कृषि के अब 3 लॉ बने हैं, वो बने अगर चल नहीं सकते तो कोई लॉ नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है हिंदू कोड बिल बनाया गया कि छोटी उम्र में जो है बच्चे उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, वो लेकिन शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी अगर कोई जाकर शिकायत करे, कोई और करे तभी आगे चलेगा ना। इसी तरह वो लॉ जो एग्रीकल्चरिस्ट चला ही नहीं सकते, तो उसको ख़त्म करके उनकी बल्कि उनकी राय लेकर अच्छा कानून बनाएं। बेशक यही बनाएं गवर्नमेंट, लेकिन उसमें ये तो होगा भाई कुछ सुनकर कहकर ला बना है, वगरना बिना अपोजिशन के जो ला बना तो वो इसका मतलब वो तो सिर्फ उसी पार्टी का ला है। मतलब बिना जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्हें साथ लेकर चलें तभी हम लोकतंत्र को आधार मान सकते हैं, डेमोक्रेसी है। ला भी तभी चल सकेगा जी, ला भी तभी चल सकेगा। तो सर आप अपने जीवन के जो आपके अनुभव हैं, आप उनसे लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं शिक्षा ये देना चाहता हूँ, पहली शिक्षा वो है जी प्यार। किसी ने ठीक कहा है कि परमात्मा भी उन लोगों को प्यार करता है जो लोगों से प्यार करते हैं। और मेरा अपना भी दावा ये है कि सही खुशी हमें वो है कि हमने कितने लोगों को खुशी दी है। हमें खुशी वो गिननी चाहिए कि हम कितने लोगों को खुश रख सके। वो यही हो सकता है ना, सहायता से या प्यार से बोलने से, तो वो काउंट करता है। वो लोगों को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो इंसान को प्यार से प्यार रखे। तो प्यार दें और प्यार लें तब बात बनेगी, वगरना तो घर घर में ये पोजीशन हो गई है कि मेरा तो ये है कि एक कुंबा हुआ करता था पूरा, जिसमें दादा का पूरा परिवार चलता था, चाहे उसके समझो आगे कितने बेटे हैं और हैं। अब अपना परिवार भी नहीं, बच्चे जो हैं, बच्चा अपना अलग परिवार चलाने के सोचता है। तो ये कमी है कि बाप को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मैंने ये एक अच्छी चीज़ देखी है कि मोबाइल पे एक फेसबुक आया है, तो फेसबुक में एक फ्रेंडशिप का चैप्टर है। तो अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम बाप बेटा या हस्बैंड वाइफ या बहन भाई दोस्ती का रिश्ता रखें, फ्रेंडली रिलेशन रखें, तो ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि एक दूसरे का दुख सुख सुन सकते हैं। वरना डर रहेगा बच्चों को कि बाप से ये बात करनी है कि नहीं। तो वो मैंने तो अपना फ्रेंडशिप में सर्कल में यही हमेशा लेसन देता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप ज़िंदगी भर रह सकती है अगर हमारा कंटेक्ट कायम रहे।
क्योंकि हम बीच में अगर छोड़ जाएं तो बात अलग है, वरना हम एक दूसरे के जायज़ और सारों शेयर कर सकते हैं अगर हम कांटेक्ट रखें। तो कांटेक्ट माँ बाप का भी होना चाहिए बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ का भी होना चाहिए बच्चों के साथ, तो ब्रदर्स का भी, सिस्टर्स का भी, तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि अच्छी फैमिली है। जी, सर ने कितनी अच्छी बात कही कि प्यार दो और प्यार लो। हमें दूसरों की खुशी, हमने कितने लोगों को खुशी दी उसको काउंट करना चाहिए और अपने परिवार के साथ एक जुड़ाव ज़रूर रखना चाहिए। तो सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, जिसके लिए जनादेश टाइम टीवी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है।